माँ की लोरी, अपनों की हंसी, चिड़िया का चहचहाना, वो किस्से कहानियां सुनना वरदान ही तो है। ये सब ध्वनियाँ जो हम सुन पाते हैं, ये सब जीवन की पहचान ही तो है। और ये सब संभव हो पाता है हमारे कानों के कारण। और आज हम फोकस कर रहे हैं ईयर इन्फेक्शंस पर। इस पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर निधि धवन का। नमस्कार। डायरेक्टर इन हेड ईएनटी, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली से। और स्वागत करते हैं डॉक्टर विक्रम वाधवा का। नमस्कार। आप है कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी फ्रॉम लोकनायक हॉस्पिटल, दिल्ली। डॉक्टर निधि, आपसे शुरू करते हैं। जब हम कान की बात करते हैं तो शायद व्यूअर्स इत्तेफाक रखेंगे कि हमें सिर्फ आउटर कान, आउटर ईयर दिखता है, लेकिन ईयर की एनाटमी में मिडिल ईयर और इनर ईयर भी है। तो जब ईयर इन्फेक्शंस की बात करते हैं, कहाँ इन्फेक्शंस और डिस्चार्जेस होते हैं? इन्फेक्शन और डिस्चार्ज कान के आउटर ईयर जो रास्ता है मिडल ईयर तक का, वहाँ से, और मिडल ईयर जो कान के पर्दे के अंदर का हिस्सा है, वहाँ से, दोनों तरफ से आ सकता है। आजकल खास तौर पे जैसे स्विमिंग के लिए जाते हैं और ईयर प्लग्स नहीं लगाते हैं, तो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल कॉल्ड द स्विमर्स ईयर, जिसमें लोगों के कान में पानी ठहर जाने के कारण या जो हमारी वैक्स होती है उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाने के कारण अगर ह्यूमिडिटी कान में रिटेन हो जाए तो फंगस की शुरुआत हो जाती है। इवन दिस कैन कॉज डिस्चार्ज। लेकिन ज्यादातर जब हम सीरियस ईयर इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो हम मिडिल ईयर के डिस्चार्ज की बात करें। जी डॉक्टर विक्रम, अगर हम बात करें कि स्विमिंग करने जाते हैं और वो पानी जब कान में चला जाता है, तो अमूमन जब नहाते हुए भी कई बार पानी अगर कान में चला जाए तो क्या वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है? एंड देन अगर ईयर वैक्स ठीक से नहीं निकल पा रही है या ज़्यादा हार्ड है, तो वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकती है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो कान में पानी जाना, नॉर्मली जो कान में पानी जाता है नहाते समय, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, उसको हमें किसी स्वैब से साफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कई लोगों में हैबिट होती है कि बाद में उसको क्लीन करना है। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वो नहीं करना चाहिए, बल्कि साफ कपड़े से कान को हर रोज नहाने के बाद साफ कर लेना चाहिए। इतना ही काफी है हमारे लिए। तो रुमाल लेके साफ कर बस सकते हैं? साफ कपड़ा हो, रुमाल है तो बहुत अच्छा, जो साफ रुमाल है उससे साफ करें, दैट इज द बेस्ट। और कोई अंदर कुछ डालने की, साफ करने की जरूरत नहीं है। जी, यानी नहाने से तो कम से कम हमें ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्विमिंग में थोड़ी आप एहतियात जरूर बरतें। लेकिन यदि आप ईयर इन्फेक्शन पर डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर निधि से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर विक्रम, अगर किसी को ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, क्या उसे दर्द होगी? क्या लक्षण, सिम्टम दिखेंगे उसको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली जो कान का दर्द है वो मेजरली जो है रिलेटेड है आउटर ईयर से इनर ईयर कनाल से, जो नली अंदर जा रही है। तो यूजुअली इनके इन्फेक्शन ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। बट अंदर वाला कान भी पेनफुल हो सकता है। इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चों में यूजुअली, छोटा बच्चा है उसमें यूस्टेशियन ट्यूब, हमारी एक ट्यूब होता है नाक और कान के बीच में, तो वो अगर ब्लॉक हो जाता है तो बच्चे को पहला सिम्टम कान में दर्द आना शुरू होगा। उसके बाद उसको इन्फेक्शन होगा। तो वो पेन जो होता है वो काफी सिवियर होता है, बच्चे को यूजुअली रात को हो रहा होता है पेन। यानी आप कह रहे हैं बाहर वाले इन्फेक्शन में शायद दर्द होगा, लेकिन अंदर दर्द नहीं है, लेकिन सीरियस अंदर वाला ज्यादा है। यस। तो डॉक्टर निधि, जो अंदर वाला इन्फेक्शन है वो फिर पता कैसे लगेगा? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों में ये इन्फेक्शंस अक्सर ज़्यादा कॉमन होते हैं, बिकॉज नाक और कान, इनफैक्ट ENT जब हम बोलते हैं, ईयर नोज थ्रोट, तो इन सबको जोड़ने वाली जो ट्यूब है वो यूस्टेशियन ट्यूब है। यूस्टेशियन ट्यूब वो नाक के पीछे से गले से कान को जोड़ती है। तो अगर आपको जुकाम हो तब इस ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। अगर आपको बहुत सिवियर थ्रोट इन्फेक्शन हो तो कान में जा सकता है। इसको हम असेंडिंग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्यूब ब्लॉक होने से भी कान के अंदर सेंस ऑफ हैवीनेस, जैसे आप जब पहाड़ों पर जाते हैं या फ्लाइट में रहते हैं जहां बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर में फर्क होता है, तब भी वो हैवीनेस है। अडल्ट्स हैवीनेस पहले फील करते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन है जहां हम कहते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो सडनली बैक्टीरिया प्रोलिफरेट किए हैं, बड़े हैं, उसमें रेडनेस और पेन कॉमन है। सो पेन, हैवीनेस, एंड जब
कान का पर्दा फटता है तब अंदर से बाहर डिस्चार्ज। ओके इनफैक्ट जब डिस्चार्ज शुरू होता है तो पेन खत्म हो जाता है। ओके डॉक्टर, इन्फेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि अपने आप ही ठीक हो जाए अगर ईयर में इन्फेक्शन है? यस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कान के अंदर वाले इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ओके वो अपने आप रिजॉल्व हो सकते हैं। तो यूजुअली हम 2-3 दिन तक कहते हैं कि वॉच करना है, उसके बाद ही कुछ एग्रेसिव मैनेजमेंट शुरू करते हैं। पर अगर बच्चा छोटा है, 6 महीने से कम का बच्चा है, तो उस केस में हम देखकर बच्चे को डेफिनेटली मेडिकेशन पहले देना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर विक्रम, झारखंड चलते हैं जहां से अभिलाषा जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरे लेफ्ट कान से सुनाई नहीं पड़ता है। ओके, और लेफ्ट। ओके, पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है पर मेरे कान बैलेंस नहीं होता है। ओके। मतलब आपकी मेरे उम्र कितनी है? मेरी उम्र 64 इयर्स। 64। लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता सुनाई नहीं डॉक्टर देता। लेफ्ट कान से इनको सुनाई नहीं देता है, 64 इयर्स की हैं और इम्बैलेंस भी है Yes. इनको। तो इनको तो मेरे हिसाब से एक बार ईएनटी को दिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी। पहले प्रॉपर क्लिनिकल चेकअप होगा इनके कान का, सुनाई की जांच होगा उनमें, और उसके बाद हो सकता है कि हमारे को कुछ इमेजिंग मोडालिटीज में भी जाना पड़े, इनका देखना पड़े। तो ये ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है डॉक्टर निधि? हमारी कान की बैलेंस की नर्व्स और सुनने की नर्व्स इकट्ठे चल रही हैं, ब्रेन से कान तक। अक्सर जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो उसके साथ शायद कभी कभी वायरल इन्फेक्शन से भी, लेकिन ये इनर ईयर का मामला है। ओके ओके। एंड जब हम मिडल ईयर की बात करते हैं तब इन्फेक्शंस अगर हमारी नस की ओपनिंग्स को इफेक्ट करती हैं तब चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ये चक्कर 6 महीने से चल रहे हैं। यानी कान से हमें सुनाई देता है, कान हमारे बैलेंस के लिए भी रोल प्ले करते हैं। ओके तो अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? मतलब कान में इन्फेक्शन है, सिर्फ उसी वजह से वो बैलेंस बिगड़ेगा? ये एक कारण हो सकता है। ओके। एक कारण हो सकता है कि हमारा एक कान है मिडल ईयर, आउटर ईयर ये वाला हुआ, हाँ ठीक है। नली है साथ में, वो भी आउटर ईयर। देन देयर इज अ मिडल ईयर जिसमें हड्डियां बता रहे थे अभी हम। Right. फिर अंदर वाला काम है, इसको हम लैब्रिंथ बोलते हैं, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। उसमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से इम्बैलेंस डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन मुझे स्कूल की एक बात याद आ गई डॉक्टर विक्रम, क्विज का क्वेश्चन आता था, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। वेरी ट्रू। स्टेपीज लिखते थे, कई नंबर हमने कमाए। 3 हड्डियां हैं वैसे तो ये जब इन्फेक्शन होता है कान का, ये हड्डियों को भी प्रभावित करता है? डेफिनेटली अगर लॉन्ग स्टैंडिंग मिडल ईयर में इन्फेक्शन है, इसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, Okay. तो डेफिनेटली हड्डियां गलाता है। ओटाइटिस मीडिया मींस मिडल ईयर। मिडल ईयर में इन्फेक्शन है। और इसी के बारे में हम ज़्यादा बात करें तो अच्छा है बहुत, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रचलित है ये। 6 से 7% लोगों में है ये हमारे समय देश में, which is a huge number. Tell us more about it. Is it acute? Is it chronic otitis media? It starts as acute otitis media. शुरू होता है acute से, और ये अगर प्रॉपर इलाज नहीं हम लेते हैं, स्पेशली बचपन में ही, बचपन में एपिसोड ज़्यादा होते हैं acute otitis media के। बच्चा जब पालने में है और दूसरा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, 2 टाइम्स पे ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं। उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो उन एपिसोड्स का तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में। मतलब कि उसमें कान में छेद दिखाई देगा हमारे को, और हो सकता है कि उसमें कान में हड्डी गलने की बीमारी भी कुछ ऐसी बनी हो, वो भी चेक करना पड़ता है। ओके डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कान में लगातार कोई सीटी सुनाई देती है, कोई आवाज सुनाई देती है तेज सी एकदम शार्प, तो क्या वो भी संकेत है इन्फेक्शन की तरफ? सो इसको हम टिनाइटस कहते हैं। ओके हाँ, ये कभी कभी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन आजकल इसका सबसे बड़ा कारण लोग जो हेडफोन्स लगाए रखते हैं, जो एयरपॉड्स लगाए रखते हैं, और हमारा इन्वायरमेंटल शोर भी। दिल्ली इज आई थिंक द मोस्ट नॉइजी सिटी इन द वर्ल्ड। सो शोर से हमारी जो बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है उसमें करीबन 20 साल का फ़र्क आ गया है। तो आजकल आप जो 20 साल के बच्चे देख रहे हैं उनकी बायोलॉजिकल एज बिकॉज ऑफ नॉइज एक्सपोजर इज क्लोज टू 40। Okay, well, we all have to झारखंड से एक contribute, और yes. कॉलर हमारे साथ हैं। सतीश हेलो जी। मेरा सवाल है कि मेरा कान बचपन में वो बहता था, है ना? जी तो उस समय साइलेसिया दवाई खाए थे तो वो ठीक हो गया। जी अभी मेरा उम्र 53 साल हो रहा है, जी और अभी फिर डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा क्या इसको? डॉक्टर जी। जब ये बोला जाता है कि मेरा कान बहता था, दवा ली, ठीक हो गया, तो आपको सिर्फ ये पता है कि कान सूख गया। ओके, ठीक होने के लिए पर्दा सील होना जरूरी है। तो सर्जरी, सो अगर पर्दा फटा हुआ है तो सर्जरी। दवाइयाँ?
दवाइयों से नहीं सील हो सकता? दवाइयों से नहीं सील तो हो आप दोनों सकता। सर्जन हैं, हमें तो सर्जरी से डर लगता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी का रोल क्या है फिर? इस सर्जरी का रोल देखिए, जैसे मैम ने कहा कि बिल्कुल डेफिनेटली है, जो पर्दे अपने आप नहीं भर रहे हैं। कुछ पर्दे होते हैं हमने शुरुआत में ही पकड़ लिया, उनको इन्फेक्शन ठीक कर लिया, तो वो सील हो जाते हैं। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है हमारा। यही आता है कि अर्ली डायग्नोसिस का। ओके। तो हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया उनको, तो वो काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो अडल्ट नॉर्मल होंगे, नहीं तो काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो अडल्टहुड में सारा में परफोरेशंस होंगी। उनमें सिर्फ एक ही आंसर होता है, अगर वो छेद बहुत बड़ा है और वो परमानेंट हो गया है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। बट सर्जरी से घबराना नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात है इट्स अ वेरी स्मॉल वेरी नाइसली डन सर्जरी, जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा बहुत ही कम है, हम सेफली करा सकते हैं इसको। ओके। लेकिन अगर कोई ध्यान ना दे अपनी ईयर इन्फेक्शंस पर कि उसको बार बार समस्या हो रही है, क्योंकि कई बार होता है, मौसम भी बदलता है, तब भी कई बार हमें इन्फेक्शन हो ही जाती है और वो लंबे समय तक इन्फेक्शन चल रही है, तो क्या ये बधिरता की तरफ भी हमें ले जा सकता है? डेफिनेटली। हमारे कान की जो सुनने की नसें हैं ये हमारे मिडल ईयर में ही खुलती हैं। ओके। स्टेपीज उसके मुंह पर रहती है। Okay. और उसका जो दूसरा सिरा है, दिस इज शेप्ड लाइक अ स्नेल, Okay. तो उसका जो दूसरा सिरा है उसके ऊपर हमारी नस का एक्सटीरियर को रहता है फेस। अगर इन्फेक्शन रहेगी तो जिसको हम राउंड विंडो कहते हैं, जो खुला हिस्सा है, वहां से हमारे को बधिरता की शुरुआत हो सकती है। अगर हम नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। होगी तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो 2 दिन होगा, 2 साल होगा या 20 साल होगा। बट यस, persistent perforations and chronic infections can lead to deafness. This is of course neural deafness. लेकिन पर्दे के फटे रहने की वजह से भी एक deafness है जिसको हम conductive deafness कहते हैं। ओके। डॉक्टर विक्रम, इस समय एक और कॉलर है हमारे साथ, अरुण जी। हेलो जी, मेरा नाम अरुण है, मैं दीक्षिता रेला से बात कर रहा हूँ। हेलो जी। जी जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे 13 साल का बेटा है, उसका कान है ना, उसका बचपन से बह रहा है जी। और अब उसके बदबू मारती है कान में ओके। आपने और सुनाई भी कम देता है। आपने डॉक्टर को दिखाया है? सर, डॉक्टर को दिखाया, वो दवा लिख देते हैं बार बार, बस वही डालते हैं ड्रॉप। आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं आप? जी। कोई आराम नहीं है बेटे को? नहीं जी, कोई आराम नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। बदबू वाला कान जो डिस्चार्ज हो रहा हो, हड्डी के इन्फेक्शन की तरफ संकेत करता है। ओके। जनरली हम देखते हैं कि ऐसे वाले कान बदबू मारते हैं। ओके। तो इनमें सीरियसली हमारे को डॉक्टर के पास जल्दी से दिखाना होगा। अगर कोई इसको ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रहा है तो मेरे को लगता है कि उनको डॉक्टर चेंज करके किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन ईयर ड्रॉप्स ही इलाज है? नहीं, अच्छा। इस केस में तो सर्जरी इलाज होगा। ओके। डेफिनेटली सर्जरी ही कराना पड़ेगा और इसको जल्दी कराना होगा। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी की जो मोडालिटीज हैं, प्रोसीजर है, वो बताइए, कैसे प्रिपेयर करें और सर्जरी में फिर आप करते क्या हैं? देखिए, ये जो हम पहले पर्दे की सिर्फ बात कर रहे थे, इसमें तो बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। हम लोकल एनेस्थीसिया में भी इसको आराम से कर सकते हैं। इफ़ द बच्चा इज 15 ईयर्स एंड अबव, ओके, उसको आराम से कर सकते हैं। अगर ये हड्डी गलने की बीमारी है, विच मीन्स ये अंदर वाले कान में चली गई है, मीडिया में चली गई है, टिम्पैनिक कैविटी में चली गई, इसको हम बोलते हैं, और पीछे मैस्टॉइड प्रोसेस में चली गई, मैस्टॉइड एयर सेल्स में चली गई है, तो ये एक्सटेंसिवली उसने अंदर डिजीज बना ली है। तो इसके लिए एक बड़ा सर्जरी होता है, इसको मैस्टोइडेक्टमी बोलते हैं। ओके। तो ये मेरे को लगता है इनमें ये हमें देखना पड़ता है, और ये लंबा प्रोसीजर है, और इसमें काफ़ी चीज़ों का एहतियात रखना पड़ता है हमारे को, बिकॉज हमारे कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, इवन फेशियल नर्व जो हमारी मांसपेशियाँ हिला रही है, और अंदर वाला कान बिल्कुल साथ में एडजेसेंट होता है। तो इसको सब बचाने के लिए एक अच्छा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। प्लस जितना कम से कम हो सके हम कैविटी बनाएं, छोटा सा कैविटी बनाएं, ताकि वो हील हो जाए। एक एबनॉर्मल कैविटी बन रही है, उसका हीलिंग अच्छा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जी। ईयर इन्फेक्शंस क्या ट्रांसफरेबल भी होती हैं, और किस तरीके? अगर मान लीजिए मुझे ईयर इन्फेक्शन है, मैंने ईयरफोन लगाया और देन वही ईयरफोन इन्होंने लगाया, तो क्या ट्रांसफर हो सकता है? सो हमारे कान की स्किन काफ़ी रेजिस्टेंट है और अच्छी प्रोटेक्शन देती है, जैसे हमारी बाकी की स्किन देती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है तो किसी को भी कर सकते हैं। बट यस, इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। डॉक्टर विक्रम, अगर मेरे एक कान में ईयर इन्फेक्शन हुआ, क्या वो दूसरे कान में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो आपके इम्यून स्टेटस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि आप डायबिटिक हैं कि नॉन डायबिटिक हैं। हम देखा है कि काफ़ी लोगों में सपोज एक कान में इन्फेक्शन होता है, वो दूसरे कान में आराम से ट्रांसमिट हो जाता है, बिकॉज उस यहाँ से नेल से कर रहे थे, खुजली कर रहे हैं, दूसरे कान से खुजली किया तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। दैट स्क्रैच बिकम्स अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड प्लस इफ यू आर डायबिटिक
एंड इट गेट्स प्रोलॉन्ग कि आपका इन्फेक्शन लंबे टाइम तक आपके कान में है एंड लंबे टाइम तक आप प्रीडिस्पोज हैं कि दूसरे तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन नोज में कर सकते हैं. ओके. सो यू हैव टू बी केयरफुल. तो जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब कि एक तो है कि वायरल इन्फेक्शन है, कुछ तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, पर बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन, तीनों तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं. ज्यादा प्रेवलेंट क्या है? सो कान का जो मिडल ईयर का हिस्सा है उसमें वायरल इन्फेक्शन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज वो हमारे नाक और गले से कान तक जा रही हैं. लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे जो भी हिस्सा हमारा एक्सपोज्ड हिस्सा है उसमें अगर एक बार ये कान का पर्दा फट जाता है उसके बाद जो वो डिस्चार्ज आ रहा है, जो पस आ रहा है, वो अक्सर बैक्टीरियल होता है. एंड देन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आर अ वेरी गुड मोडालिटी टू मेक द ईयर ड्राई. जब भी हमें ऑपरेट करना है तो हमारे को कान सूखा करके ही ऑपरेट करना पड़ता है, अनलेस वो जैसे उन्होंने बदबूदार कान बताया, ये कान सूखते नहीं है. जब और डिस्चार्ज हल्का होता है वो कान के अंदर कई बार जम भी जाता है, लोगों को लगता है हमारा कान सूख गया, बट ये एक अच्छे ENT डॉक्टर को दिखाना, ट्रीट कराना और अल्टीमेटली ऑपरेट कराना जरूरी है. जी. कान में जब दर्द होता है तो अगर हम वो पुराने नुस्खों की बात करें, अक्सर हमने देखा है कि कान में तेल गरम करके डाल देते हैं या कुछ पत्तियों को पीसकर उसका रस डाला जाता है. तो ये कहाँ तक कारगर साबित होता है और आप इस प्रैक्टिस के सपोर्ट में हैं कि नहीं? देखिए, मैं आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा पत्तियों के बारे में नहीं कमेंट कर पाऊंगा. मेरे लिए गलत होगा कहना कि वो गलत है कि सही है. बट जो तेल हम यूज़ करते हैं, मेरे को इतना पता है कि हम जब छोटे होते थे तो हमारे मदर्स भी हमारे कान में तेल डालती थी, बट दे यूज्ड टू फर्स्ट बॉयल इट एंड देन वार्म इट, देन कूल इट. उससे क्या होता है, उसके अंदर पड़ा हुआ फंगस खत्म हो जाता है. अगर ये सिर्फ हम वैक्स के लिए डाल रहे हैं तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस. अदरवाइज फॉर इन्फेक्शंस वी आर पुटिंग, इट्स अ बैड प्रैक्टिस. जी, इस समय आरती जी हैं फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ से. हेलो. और मेरा कान में ना इन्फेक्शन था 2-3 साल से, तो डॉक्टर के पास गई तो कुछ नहीं हो बोला. और अभी ना मेरे फेस में मुंह का टेढ़ापन हो गया है, तो डॉक्टर बोले कि कान के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, वेल्स पल्सी हो गया है. तो ऐसा हो सकता है? एज क्या है आपकी? 25. कान जो हमारा मिडल ईयर है, इसके अंदर से हमारे चेहरे की नस निकलती है जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं. ये मैस्टॉइड में से भी ट्रैवल कर रही है और ये हमारे कान का काफ़ी क्रिटिकल हिस्सा है. इन्फेक्शंस में ऐसा हो सकता है, अगर वो इन्फेक्शंस हड्डियों को गला रही हैं तो वो इस जो नर्व है उसकी कवरिंग को भी गला सकती हैं और सूजन कर सकती हैं. दैट्स वन. बट जैसा वो बोल रही हैं बेल्स पैल्सी, कुछ वायरल इन्फेक्शंस में नस की डायरेक्टली सूजन हो जाती है और क्योंकि वो हड्डी के अंदर है तो उसके पास जगह नहीं है स्वेल अप होने के लिए. सो वो प्रेशर नस के ऊपर जब पड़ता है तो उसको हम बेल्स पैल्सी कहते हैं. लेकिन बेल्स पैल्सी अक्सर 2, 2.5, 3 हफ्ते में अपने आप रिकवर कर जाती है क्योंकि सूजन सेटल होती है और वो ठीक हो जाता है. जो हम हड्डियों की इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, ये नस एक बारी अगर अफेक्ट हो जाए तो वो ठीक होना मुश्किल है. जी, लेकिन अगर किसी ने सर्जरी कराई, एक तो आपने कहा कि घबराएं नहीं क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट्स कर ली है, लेकिन कोई भी ईयर सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, डिपेंड करता है सर्जरी कौन सा हुआ है. अगर आपका सर्जरी सिर्फ टिम्पैनोप्लास्टी हुआ है जिसमें कान का पर्दा हम रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट चीज़ है कान में पानी जाने का परहेज रखना है. कान में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. वी हैव टू टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस वाइल बेदिंग. आसपास का जो वुंड साइट है, यहाँ से ग्राफ्ट लिया हुआ है, यहाँ से टुकड़ा लिया है मांस का जो पर्दे की तरह बनाते हैं, उसका ख्याल रखना है. ये फर्स्ट 7-10 डेज में ये बहुत ख्याल रखना है. उसके बाद ये है कि हम जब यूआरआईज हमारे को सपोज होते हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, उनका हमारे को एहतियात रखना है कि ताकि वो इन्फेक्शन कान में ना जाए, नहीं तो पर्दा हमारा न लगाया हुआ खराब हो जाएगा. अगर वो छींकते हैं तो मुंह खोल के छींकें. हम उनको एडवाइस करते हैं कि मुंह खोल के छींकें. उल्टा है थोड़ा सा इसमें, ताकि वो प्रेशर कान में ट्रांसमिट ना हो. कोई चीज हैवी ना उठाएं, जैसे बकेट्स वगैरह ना, 10-15 किलो वजन ना उठाएं, वो भी कान में प्रेशर ट्रांसमिट होता है. वी हैव टू क्लोज आवर ग्लॉटिस, वो भी प्रेशर ट्रांसमिट होता है. तो कुछ बातें होती हैं, हम पेशेंट को समझाते हैं आफ्टर सर्जरी. ये टिम्पैनोप्लास्टी का है. मैस्टोइडेक्टमी में सॉरी, उसमें हमारे को ना कैविटी का ख्याल बहुत रखना है. तो वो ये 2-3 महीने का प्रोसेस होता है ये वाला, जिसमें हमें पेशेंट को लगातार देखना पड़ता है. चलते चलते डॉक्टर निधि, क्या जनरल टिप्स देंगे हम सभी के लिए अच्छी ईयर हेल्थ के लिए? अच्छी ईयर हेल्थ के लिए एक तो अपने कान को थोड़ा सा आराम दें. आंखें तो बंद करके हम आराम दे सकते हैं, लेकिन कान के बंद नहीं कर पाते. नहीं कर पाते.
इनफैक्ट आजकल मैं शायद आपसे पहले बात भी कर रही थी, एक सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन हो रहा है, क्योंकि लोग हर वक्त हेडफोन्स लगाए रखते हैं और नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स भी लगाए रखते हैं। हमारा कान इन्वायरमेंट की सारी साउंड्स को कैप्चर कर रहा है और हमारा ब्रेन इस स्टिमुलेशन से इवोल्यूशनरीली इवॉल्व किया है। तो अगर हम ब्रेन को इन सब चीज़ों से वंचित रखते हैं तो हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स शुरू हो सकते हैं। ये एक नई चीज़ है। बट कान में पानी ना जाने दें, कान के अंदर सुई तीली बड रुई कुछ ना डालें, स्क्रैच ना करें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इनफैक्ट आप ईयरबड्स के डब्बे को देखेंगे, बहुत महीन लिखा होता है वार्निंग फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कान के अंदर ना डालें। राइट। सो इन्फेक्शन होते ही, दर्द लगते ही, थोड़ी हैवीनेस लगते ही दिखाएं और इवैल्यूएट करें। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि कान सिर्फ आउटर ईयर नहीं है, मिडिल ईयर, इनर ईयर भी है, और इसका एहतियात के जो डूज एंड डोंट्स आज डॉक्टर साहब ने बताए हैं उसे ज़रूर फॉलो करें। आज कार्यक्रम में आके बातचीत करने के लिए डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।